आपको ये चैप्टर पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे देखो दो यूनिट है, एक है हीट और दूसरा है थर्मोडायनामिक्स। जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो वो चैप्टर हीट में हम सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे, और जब भी हम गैस की बात करेंगे तो किसका पार्ट हो जाएगा? थर्मोडायनामिक्स का। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब गैस। अभी हम गैस के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले चैप्टर में हीट है, और उधर बच्चों को पता चल गया जो और बच्चे पढ़ते हैं ना इसमें, उनकी क्लास दूसरी तो नहीं लगी है। मास्टर जो दूसरे पढ़ाते हैं उनको बोलो आराम करो, आज ठंडा पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, आराम करें। चलिए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करें हीट। तो सबसे पहले हम हीट की बात करेंगे। हीट क्या है? हीट को अगर हमें डिफिनीशन देना हो तो हीट को हम क्या कहेंगे? जो भी फ्लो करेगा उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड। जो भी फ्लो कर जाए उसे फ्लूइड कहेंगे। गैस फ्लो कर जाए तो फ्लूइड, पानी फ्लो कर जाए तो फ्लूइड, रुपया पैसा फ्लो कर जाए तो फ्लूइड। जहाँ पे फ्लो होने की प्रॉपर्टी है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो जैसे पानी फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल, गैस फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्ट, चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। सब ऐसे ही फ्लो करते हैं। ऐसे आदमी भी फ्लो करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मेला वाला में जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ सारे लोग देखते रहते हैं कहाँ पे कम भीड़ है, और जहाँ कम भीड़ है उधर ही सब भागते हैं। तो वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि सुबह न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आ जाता है, क्योंकि वो नेचर था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना इंसान का। ऐसे जब हम यहाँ पे हीट की बात करेंगे तो ये भी फ्लूइड है, ये भी फ्लो करेगा, पर हीट कहाँ फ्लो करेगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो बच्चों ये जो फ्लूइड है, हीट को मैं लिखूँगा फ्लूइड। अब ये फ्लूइड दो टाइप का होता है, एक होता है विस्कस और एक होता है नॉन विस्कस। तो जो नॉन विस्कस फ्लूइड है वो जिस मटेरियल से पास करेगा, इधर से पास, इधर से जाओ, इधर से बीच से, वहाँ से नहीं, यहाँ बीच से निकालो, हाँ तो खींचो बाहर, हाँ ठीक। अब बच्चों जैसे विस्कस फ्लूइड और नॉन विस्कस फ्लूइड किसे कहेंगे? इसको और खींच के सही करो, इधर और बढ़ा, ठीक है, थोड़ा पहले ही बैठ जाया करो क्लास में। विस्कस फ्लूइड और नॉन विस्कस फ्लूइड में क्या अंतर है? अगर विस्कस फ्लूइड है, विस्कस, तो वो कितना फ्लो करेगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि ट्यूब की ज्योमेट्री क्या है। अगर ट्यूब की लेंथ बढ़ती जाएगी तो उसका फ्लो घटता जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा तो फ्लो बढ़ता जाएगा। मतलब विस्कस फ्लूइड किस पे डिपेंड करती है? ट्यूब की ज्योमेट्री पर। कौन फ्लूइड? विस्कस। और जो नॉन विस्कस है वो फ्लूइड की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई पाइप है, अगर वो पाइप 1 मीटर लंबाई है तो उसमें 10 मीटर क्यूब पर सेकंड मान लो फ्लूइड फ्लो कर रही है। 1 मीटर लंबाई है तो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर वो 2 मीटर हो जाए तो 10 मीटर क्यूब से अगर कम हो गया तब वो विस्कस है, और अगर 10 मीटर क्यूब ही रह गया तब वो नॉन विस्कस है। तो नॉन विस्कस का मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं किया। 3 मीटर कर दो, 4 मीटर कर दो, 1000 मीटर कर दो, वही फ्लो रहेगा। और अगर दूसरा ट्यूब जिसमें विस्कस है ज़्यादा लेंथ कर दोगे तो फ्लो 0 हो जाएगा। तो विस्कस नॉन विस्कस समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 बॉडी हमने लिया, 2 तार लिया, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही है, दोनों का लेंथ अलग अलग है।
मटेरियल भी एक ही है। अब हमने क्या किया, इधर टेम्परेचर 0 डिग्री, इधर भी टेम्परेचर 0 है मान लो। मैंने गैस पे या किसी भी गैस ही मान लीजिए, गैस पर या फ्लेम पर दोनों को सेम टेम्परेचर पे मैंने रखा है। यहाँ भी टेम्परेचर सेम है, यहाँ भी टेम्परेचर सेम है। थोड़ी देर बाद बुलाया कि इधर आओ। मैंने बोला इसको छुओ, टच किया, बोला कैसा लग रहा है, बोला ऐसा थोड़ा गर्म लग रहा है। मैंने बोला इसको छुओ, तो ऐसे छुआ, ऐसे हाथ झटकने लगा। बोला क्या हुआ जी, बोला जल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जल रहा है और यहाँ पे कम जल रहा है, तो इसका मतलब हीट इसमें ज़्यादा फ्लो कर गया और इसमें हीट कम फ्लो कर गया, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब हीट विस्कस है कि नॉन विस्कस, जोर से बताओ। हाँ, तो पहला लाइन वही लिखो, हीट क्या है, लाइक एज विस्कस फ्लूइड। तो मैं हीट को जो मैं बोलता हूँ वो ये है, हीट बोला जाएगा तो आप लिखेंगे लाइक एज विस्कस फ्लूइड। बच्चों विस्कस फ्लूइड है। अब ये विस्कस फ्लूइड है तो ये फ्लो करेगा, और इधर हो जाओ, इधर वहाँ से ना दिखे तो। अब ये फ्लो करेगा तो किधर फ्लो करेगा, तो इट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दूसरी लाइन, इट फ्लो मतलब हीट फ्लो, इट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब बच्चों यहाँ पे आया हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ये जाएगा, तो हीट का फ्लो किधर होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब यहाँ पे नया ध्यान आ गया कि टेम्परेचर क्या है। अब मैं टेम्परेचर की बात करूँगा। तो बच्चों टेम्परेचर क्या है, अब टेम्परेचर को डिफिनीशन देनी है। तो टेम्परेचर क्या है, ये क्या है, इसको हम कैसे बताएं। जैसे कोई पूछे लेंथ क्या है, लेंथ को क्या बताओ, लेंथ लेंथ है। बोला जाए मास क्या है, अरे मास मास है। अगर बोले 1 मीटर क्या है तो उसकी बहुत डिफिनीशन है, लेकिन लेंथ क्या है उसकी कोई डिफिनीशन नहीं है। लेंथ को मैं मेजर करूँगा बस हो गया। तो जिसको हम समझ लेते हैं और उसको हम बताना नहीं चाहते, उसको डिफ़ाइन नहीं करना चाहते या डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या मानते हैं, फंडामेंटल। तो टेम्परेचर भी क्या है, फंडामेंटल। कोई पूछे टेम्परेचर क्या है, बोला भाई टेम्परेचर टेम्परेचर है। जैसे तेरा नाम है मोहन, ऐसे कोई क्वांटिटी उसका नाम है टेम्परेचर। अब कोई बोले इनका नाम मोहन क्यों है, अबे नाम तो नाम, मोहन माने मोहन, बोला सोहन क्यों नहीं है। अब ऐसा इस पे बात हम नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर क्या हो गया, फंडामेंटल। तो इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे। तो बच्चों ये 7th क्वांटिटी फंडामेंटल जब बनाया गया तो टेम्परेचर को डाल दिया गया था। तो टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। अब टेम्परेचर क्या है ये मेरे को नहीं समझ आएगा क्योंकि मैंने फंडामेंटल लिख दिया, पर ये करता क्या है ये समझ आएगा। इसे हमें इससे क्या होगा ये समझ आएगा। तो टेम्परेचर को मैंने लिख दिया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब अगर बच्चों ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इसे रखा गया, तो इसकी एसआई यूनिट हमें आनी चाहिए। तो एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो एसआई यूनिट केल्विन है। हमने टेम्परेचर की बात किया क्योंकि मैंने लिखा है इट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो पहले हम टेम्परेचर की ही बात करें कि टेम्परेचर क्या है, समझ आएगा तभी हम हीट समझ पाएंगे। तो बच्चों पहले हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब ये मैंने टेम्परेचर को समझ गया कि फिजिक्स की एक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बच्चों अब यहाँ पे आया कि टेम्परेचर, जब हम किसी क्वांटिटी को पढ़ते हैं ना तो उसमें 2 चीज़ पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कि वो कैसा पैरामीटर है, पहले तो कैसा पैरामीटर है, और इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा।
तो या कैसी उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब दो चीज़ सोचो, एक पैरामीटर और एक प्रॉपर्टी। तो पहले हम ये जानेंगे कि टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, फिर हम ये जानेंगे कि टेम्परेचर कैसा पैरामीटर है। तो बच्चों टेम्परेचर को अगर हम लिखेंगे, ये टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी दो तरह से होती है। एक प्रॉपर्टी है कि वो केवल अपने लिए काम करेगा, और एक प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे लोगों के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि वो खुद अपने लिए काम करेगा, मतलब एक पॉइंट पे वो काम करेगा, और एक है कि वो पूरे बॉडी के लिए काम करेगा। तो या हम टेम्परेचर को एक पॉइंट की प्रॉपर्टी समझते हैं कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया, मान लो किसी को बुखार हुआ है, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर देता है, बोलता है जीभ के नीचे रख लो। जीभ के नीचे रख के बैठे हैं, थोड़ी देर बाद निकाला थर्मामीटर, 103 डिग्री टेम्परेचर आया। तो 103 डिग्री टेम्परेचर कहाँ, उनके जीभ का टेम्परेचर है, टंग का, कि पूरे बॉडी का। इसका मतलब पूरे बॉडी का है, तो फिर ये एक पॉइंट की प्रॉपर्टी तो नहीं हुई, तो पूरे बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई। और जब पूरे बॉडी की प्रॉपर्टी हो गई तो उसे कहते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो। और अगर केवल जीभ की होती तो उसे बोलते माइक्रो। अगर केवल जीभ की प्रॉपर्टी होती तो जीभ बोलता डॉक्टर किलो दवा जीभ के नीचे रख के चले जाओ, अगर जीभ का टेम्परेचर होता तब। लेकिन वो बॉडी का टेम्परेचर पूरा बता दिया। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। आप लोग इसी को एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पढ़ते हो, केमिस्ट्री वाले गुरु जी पढ़ाए होंगे ना, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो कौन है ये, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव? हाँ, सिव समझ में आ रहा है, उसके पहले की बात नहीं समझ आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हम फिजिक्स में लिखते हैं और इसे एक्सटेंसिव बोलते हैं आप। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गया। माइक्रोस्कोपिक होता तो एवरेज ना होता, वो केवल एक पॉइंट का होता। तो बच्चों प्रॉपर्टी में दो होती है ना, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रो। तो ये वाला कौन सा हो गया, मैक्रो। एक बात ये समझ आ गई, ये प्रॉपर्टी हो गया। अब प्रॉपर्टी के बाद बच्चों अगली बात आती है पैरामीटर। मतलब जब हम इसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। अब पढ़ने के लिए, समझने के लिए, पैरामीटर देखो दो होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। अब टेम्परेचर कौन सा है, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव? तो टेम्परेचर ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम दोनों पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट भी पढ़ते हैं और रिलेटिव भी पढ़ते हैं, इसको दोनों पढ़ते हैं आप। लेकिन अपने सिलेबस में हम एब्सोल्यूट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिलेटिव ही, जो हमें समझ आ जाए। एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों पढ़ना है। तो हम पहले थोड़ा बात करेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। तो बच्चों एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी माने एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम इसे कहते हैं क्योंकि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाएंगे। जैसे बोला जाता है एब्सोल्यूट, एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लिखूँगा। क्या लिखूँगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। पढ़ा है ना, इसे किताब में लिखा रहता है एब्सोल्यूट जीरो, टेम्परेचर में ही लिखा रहता है। तो एब्सोल्यूट लिखा तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी पढ़ना चाहिए ना तब। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो बच्चों एब्सोल्यूट जीरो क्या है, ऐसा जीरो जिस पे सब कुछ जीरो हो जाए तो एब्सोल्यूट जीरो है। मतलब जीरो एक असली जीरो है और एक नकली जीरो है, हर जगह असली नकली है। असली जीरो माने ऐसा जीरो जिस पे सब जीरो हो जाए, और नकली जीरो जिस पे कुछ जीरो ना हो।
जैसे फ्रीज में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रोज़ आता है, लेकिन कोई चीज़ 0 नहीं होता। लेकिन अगर 0 केल्विन आ जाए तो गैस का वॉल्यूम 0, चार्ल्स लॉ। गैस का प्रेशर 0, गैलुसाक लॉ। थर्मल स्पीड 0, बोल्ट्जमैन लॉ। मतलब 0 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सब कुछ 0 हो जाएगा, एवरीथिंग बिकम 0। तो ये असली 0 हो गया। अगर असली 0 केल्विन आ गया ना तो सब 0 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या है? एट 0 केल्विन, ये लिखा 0 केल्विन, क्या लिखा जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T से वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा 0 केल्विन आते ही। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T से, तो गैस का प्रेशर 0 हो जाएगा। RMS स्पीड रूट T पे डिपेंड करता है, वो भी केल्विन में, ये प्रोपोर्शनल है बच्चों यहाँ पे। तो V RMS प्रोपोर्शनल टू रूट T, इसका मतलब इसमें थर्मल स्पीड 0 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाएगा। किताब में आपके लिखा हुआ है कि 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज माने समाप्त हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मोशन अगर समाप्त हो गया, इसका मतलब मैटर का एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। जब आपका मन चलना बंद हो जाए, कुछ करने का मन न करे, समझ लो कि डेथ हो गई, भले सांसें चल रही हों। बहुत लोगों का डेथ हो गया, आधे लोग तो डेथ हैं, डेड बॉडी है, जिंदा है लेकिन है डेड बॉडी। उनसे कोई देश को फ़ायदा नहीं है, उनसे उनके घर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, समाज को कोई फ़ायदा नहीं, बस केवल जी रहे हैं, सांसें चल रही है। तो लाइफ का मतलब है कि हमेशा कुछ न कुछ होता रहे। तो अगर मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर गया, इसका मतलब मटेरियल का एग्जिस्टेंस समाप्त। अगर मैंने एक कंटेनर में गैस भरा था, पूरा कंटेनर भरा था, मैंने टेम्परेचर घटाना शुरू कर दिया, घटाते 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 0 केल्विन कर दिया, तो इसमें क्या बोल रहा? वॉल्यूम 0। अब वॉल्यूम 0 तो मास 0। तो सवाल यह है कि आखिर उसमें 50 किलो गैस थी और टेम्परेचर 0 केल्विन आते आते वो 50 किलो गैस बंद था शीशे के जार में, वो गया कहाँ? जब वॉल्यूम 0 हो गया तो गया कहाँ? मास गया कहाँ? क्वेश्चन आया कि नहीं? जब 0 हो गया तो पहले तो था ना, वो कहाँ चला गया, किधर भाग गया? तो बच्चों 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो टोटल मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो फिर मास कहाँ से मिलेगा? सारा मास तो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे क्या हो गया? टोटल मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो बच्चों यहाँ मैं वो लाइन लिख दूँ, तो 0 केल्विन बड़ा स्पेशल टेम्परेचर है। एट 0 केल्विन मास ऑब्लिक मैटर आगे कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर बच्चों टोटल मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, पूरे देश में क्या हो जाएगा? हीट। पूरा मटेरियल अगर मान लो पूरे यही कोचिंग का जितना भी डेस्क बेंच है जला डालो, तो यहाँ पे सब ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस कमरे में क्या होगा? कोई रह पाएगा? जो आएगा वो भी जल जाएगा। इसका मतलब हीट बढ़ा कि नहीं? मैटर घटा तो ठीक है, घटा, लेकिन कोई चीज़ तो बढ़ा। आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट तो ये ना कि मैटर और एनर्जी का सम कभी बदलता नहीं है। तो मैटर तो घट गया लेकिन एनर्जी बढ़ गया। तो बच्चों यहाँ पे कभी अगर ऐसा घटना हुआ होगा, हुआ था एक बार, और वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। थोड़ा दिन पहले ये घटना घटी थी, और वो लगभग 10⁻11 ईयर बिफोर। कितना दिन पहले? इतना साल पहले।
ये घटना घटी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय अचानक से किसी वजह से 0 केल्विन टेम्परेचर हो गया था, 0 केल्विन टेम्परेचर आ गया था। और जब 0 केल्विन टेम्परेचर आ गया था तो बच्चों टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स उस समय कैलकुलेशन किया जाए, कैलकुलेशन से मैं वैल्यू जो बता रहा हूँ वो आया हुआ था। तो टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स लगभग रहा था उस समय था 10⁻39 केल्विन। ये यूनिवर्स का टेम्परेचर था। अब इस टेम्परेचर पे कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में रहेगा, कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सब वेपर फॉर्म में था, सब गैसियस फॉर्म में था। और इतना हाई टेम्परेचर आया कि बच्चों गैसियस फॉर्म में जो मटेरियल था, मटेरियल वेपर फॉर्म में जो था वो उसमें एक्सप्लोजन हो गया। क्या हो गया? एक्सप्लोजन, मतलब गैस में एक्सप्लोजन हो गया। ऐसी दुर्दशा हुई थी उस समय कि जो मटेरियल गैसियस फॉर्म में था ना वो एक्सप्लोड हो गया, वो ब्लास्ट हो गया कई टुकड़ों में। हर मटेरियल की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो उसका फेज चेंज हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, कुछ न कुछ बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान ही है, बहुत सीधा है, अगर उसे कोई टेंशन कर ही रहा होगा तो एक दिन उसका भी नेचर बदल जाएगा। तो जितना ही सीधा था उतना ही वो खतरनाक हो जाएगा, उसका बहुत खतरनाक हो जाएगा। और उसको बनाने वाले खतरनाक यही देश के लोग हैं जो डिस्टर्ब किए थे। कोई बहुत ख़राब रहता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका नेचर बदल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए वाल्मीकि का जो रामायण पढ़ते हैं उनको पूजा करते हैं लोग। पहले वो डकैत थे, उनका नाम था अंगुलीमाल। वो लोगों का सर काट देते थे, इतना उनको दर्द नहीं होता था, सर काट देते थे, खड़े खड़े काट के फेंक देते थे। तो महात्मा बुद्ध जा रहे थे, उनको भी पकड़े। तो महात्मा बुद्ध ने उनको कुछ ज्ञान की बात करी, बोला अच्छा ये सब चलो तुम जो कर लो, लेकिन किसके लिए कर रहे हो? अच्छा जिसके लिए कर रहे हो उसको बुलाओ, और जब तुम्हें इससे कोई सज़ा मिलेगी तो क्या वो भागीदार होगा उसका? तो लोग बोले नहीं, हम लोग का मतलब है खा पी के हट जाना, वो तो तुम। बोले हाँ मैं ये गलत काम करता हूँ और इसका मैं सबको खिलाता हूँ, लेकिन सब मेरे को छोड़ के चला जाएगा तो फिर मैं करूँ क्यों ये? ऐसा कुछ उन्होंने उनको ज्ञान दिया। इसके बाद वो क्या हो गए? बहुत बड़े संत, और उनके यहाँ भगवान लोग आने लगे। देखो कितना नेचर बदला। तो यहाँ पे ऐसे ही है कि हर चीज़ का नेचर बदल जाता है। कोई बच्चा नहीं पढ़ता था, 47% उसका 10th में नंबर था, उसको झटके लगे, कुछ लोगों ने कहा। इसके बाद वो पढ़ना शुरू किया और पहले अटेम्प्ट में IAS में पहली रैंक आ गई। इसका मतलब वो ज्ञानी तो था ही। उसको जब लगा कि मेरे को करना है तो किया, उसका नेचर बदला कि नहीं? बच्चों ऐसे ही हर चीज़ का नेचर बदल जाता है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल यहाँ फिर उधर बताऊँगा। हमारा यूनिवर्स में सबसे बड़ा बॉडी जो भी हैवी बॉडी है, मतलब किसी भी बॉडी का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है? किसी भी बॉडी का, जैसे बहुत सारे प्लैनेट हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, स्टार्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा मास कितना हो सकता है? कोई तो मास होगा ना, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा मास कितना हो सकता है? मैक्सिमम मास इन यूनिवर्स, यहाँ लिखा जाएगा पॉसिबल, पहले पॉसिबल लिख दिया मैंने। पॉसिबल मैक्सिमम मास इन यूनिवर्स इक्वल टू 1 CSL। क्या लिखा है? CSL। CSL माने चंद्रशेखर लिमिट। क्या लिखा है? चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम यूनिवर्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट वर्ल्ड के और हमारी कंट्री के थे। बंगलौर में उनका अपना एकेडमी था, वहीं से किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अभी तक दिया जाता था बच्चों को पुरस्कार। और जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं बंगलौर में, एक इंस्टीट्यूट है उन्हीं का है, उन्हीं के नाम पे चलता है। तो ये सबसे बड़े साइंटिस्ट थे यूनिवर्स के, और उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा मास किसी भी बॉडी का होगा तो वो होगा चंद्रशेखर लिमिट।
उन्होंने एक लिमिट बताई कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बच्चों ये 1 CSL कितना होता है, तो चंद्रशेखर लिमिट कितना है, तो ये होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। तो सन के मास का कितना हो सकता है, 1.4 टाइम्स। अब ये 1.4 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखा 1.4 इंटू सन का मास 2 इंटू 10⁻30 बराबर कितना आया, 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। इसी को कहते हैं चंद्रशेखर यूनिट, CSU। ये आपके किताब में है, जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना फिजिक्स का, जो कहानी वाला चैप्टर है पहला, क्या नाम है इसका, हैं NCERT का पहला चैप्टर, हाँ फिजिकल वर्ल्ड, उसी में लिखा है सब जगह जगह। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं चंद्रशेखर यूनिट, 1 CSU। ये 1 CSU बराबर इतना होता है बच्चों। फिर अब आगे मैं एक लाइन और लिखूँगा कि अगर किसी भी बॉडी का मास जब चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर जाता है तो ये मास अपने आप टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। वो बॉडी मास बढ़ता जाएगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कोलैप्स। और वो कोलैप्स करके क्या बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ। क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ। वो होता है कभी कभी, देखो ऐसे आपको दिखता है कि टूट रहा है, चमकता हुआ कोई तारा भाग रहा है, वही है। उसमें लाइट इतनी आएगी कि वो निकल के भागना शुरू करेगा। तो हैवी मास होने पर वो क्या होगा, मैंने क्या बोला, क्या हो जाएगा, हैं कुछ बोला था ना, हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, वाइट डार्क। वही एक लाइन लिख लो, व्हेन मास बिकम मोर देन CSU, when mass become more than CSU, when mass become more from CSU या CSL, चंद्रशेखर लिमिट, then it will collapse, then it will collapse, ये कोलैप्स कर जाएगा। एंड फॉर्म वाइट ड्वार्फ, एंड फॉर्म वाइट ड्वार्फ। ये बच्चों एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, और वो मैं मेरे को जहाँ पढ़ाना होता देखो वो यहाँ मैंने पढ़ाया, ये वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। तो CSU की बात समझ आई। चलिए अब थोड़ा उधर चलें, उधर की बात करें। तो जैसे कोई भी मास बहुत ज़्यादा हुआ तो वो क्या हुआ, कोलैप्स कर गया। तो हर चीज़ का बच्चों एक लिमिट होता है ना, उसके बाद उसका फेज चेंज हो जाता है। ये नेचर का लॉ है। ऐसे यहाँ पर भी है कि जब यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻39 केल्विन हुआ तो इट एक्सप्लोड, ये ब्लास्ट हो गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इट एक्सप्लोड इनटू मैनी फ्रैगमेंट्स, मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट में टूट गया। जब एक्सप्लोजन होगा तो क्या होता है, एक्सप्लोजन में होता क्या है, टूटता है। तो जो टूटता है उसमें क्या आ जाता है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आएगा तो क्या करेगा, भागना शुरू करता। बम ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होता तो उसके टुकड़ों में कौन सी चीज़ आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और उसी एनर्जी से क्या करते हैं, भागने लगते हैं। तो जब बच्चों ये एक्सप्लोजन हुआ, तो जब एक्सप्लोजन हुआ तो ये छोटे छोटे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन गए, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। और ये छोटे छोटे टुकड़े बहुत तेज़ी से भागने लगे, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे सब बहुत तेज़ भागते चले जा रहे थे, भागते चले जा रहे थे, सब भाग रहे हैं। ऐसे पूरे चारों तरफ से फैलते चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं। तो जब वो जा रहे हैं तो उनके साथ क्या है, एनर्जी। और कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, काइनेटिक। जब तक वो चलते जा रहे हैं तब तक वो काइनेटिक एनर्जी लेते जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, यूनिवर्स में जो एनर्जी थी वही एनर्जी किस में बदल रही है, काइनेटिक। तो जब काइनेटिक एनर्जी में बदल रही तो यूनिवर्स का टेम्परेचर क्या होगा, घटने लगेगा। घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, और जो सॉलिड में थे वो सॉलिड हो गए, जो लिक्विड में थे वो लिक्विड हो गए।
जो उस पे भी गैस में रह गए, गैस में ही रह गए, और ये भागते रहे, यूनिवर्स का टेम्परेचर घटता रहा। बच्चों एक ऐसा समय आया कि जो फोर्स है एक पॉइंट से पास कर गया, तो जब ये सारे फोर्स जितने भी प्लैनेट, जितने भी छोटे छोटे पार्ट थे, वो भागते रहे, टेम्परेचर घटता रहा, वो गैस से सॉलिड में हो गए, कुछ उस पर लिक्विड में हो गए, और वो जो मास लगने लगा, फोर्स लगने लगा ग्रेविटेशनल, और वो एक पॉइंट से पास कर गया, और जिस पॉइंट से पास कर गया वो पॉइंट सन बन गया। क्या बन गया? सन, जहाँ से पास कर गया। वो सेंट्रल फोर्स है, ये यहाँ से पास किया, ये सन हो गया, और ये सन की तरफ जो फोर्स लगा वो सेंट्रीपिटल हो गया, और सेंट्रीपिटल हो गया तो सारे बॉडी घूमने लगे, तो मोशन कौन सा हो गया? सर्कुलर। अब बच्चों मान लो कि कोई यहाँ पे बॉडी रहा होगा, यहाँ भी बना लो, ये भी इसका फोर्स इधर पास कर गया तो ऐसे घूमा, ये वाला ऐसे घूमा, ये वाला इधर से घूमा, ऐसे बहुत सारा बॉडी घूमने लगा। अब इस वाले को थोड़ा सा दूर बना देते हैं, ये ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये वाला थोड़ा इधर घुसा, ऐसे ही। अब ऐसे ही सारे, ये भी घूमेगा, वो भी घूमेगा, तो ये ऐसे घूमने लगे, तो बच्चों ये क्या बन गया? प्लेनेटरी सिस्टम। तब से ये बॉडी घूम रहे हैं और उसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये वाला बन गया जो नज़दीक वाला है प्लैनेट, क्या नाम है? मरकरी बन गया, ऐसे कोई सैटर्न बन गया, ऐसे कोई आपका अर्थ बन गया, ऐसे कोई जुपिटर बन गया, और ऐसे चलते रहे। तो शुरू में बहुत पहले जब शुरुआत हुआ तो कुल ढूंढे तो 9 प्लैनेटरी बॉडी हमें दिखाई दिए, तो उसे बोलते हैं नवग्रह। तो नवग्रह की पूजा होती है। उस समय तक 9 ही थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज बहुत हो गए हैं, 55-56 हो गए हैं। रोज़ एक न एक प्लैनेट मिल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत पार्ट दूर टूटे थे ना, बहुत जा रहे हैं दूर, तो कोई बहुत दूर से घूमेगा, फिर कोई बहुत दूर से घूमेगा, और इस तरह से प्लैनेट आपको मिलते ही रहेंगे। बहुत दिन तक प्लैनेट मिलेंगे, कई सालों तक प्लैनेट मिलेंगे, क्योंकि वो जो बॉडी अभी भी ना, बहुत सारे ऐसे बॉडी हैं जो बच्चों अभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाए। ये सब तो इक्विलिब्रियम में आ गए, सन के अबाउट घूमने लगे, लेकिन अभी और ऐसे बहुत सारे बॉडी हैं जो इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाए, वो भागते जा रहे हैं। तो क्लास जब 10th में आप पढ़ते थे तो उसमें टीचर बोलते थे शॉर्ट नोट्स लिखो, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, तो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग पे शॉर्ट नोट लिखो। तो लोग एक्सपैंडिंग पे लिखते थे कि सैटेलाइट, प्लैनेट, कचरा फैल रहा है यूनिवर्स में। बे तुम्हारा दिमाग कचरा है, वो नहीं है एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग ये है कि जो बॉडी टूटे थे, इक्विलिब्रियम में नहीं आए, वो चले जा रहे हैं, और वो जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक्सपैंडिंग है। और जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे तब तक बताइए क्या होगा? सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा कि घटता रहेगा? हाँ, बढ़ता रहेगा, हाँ घटता रहेगा, टेम्परेचर घटता रहेगा। तो बच्चों टेम्परेचर लगातार घट रहा है। इन 2024 25/9/24 को एवरेज टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स का मैं बोल रहा हूँ, इलाहाबाद का नहीं बोल रहा हूँ, प्रयागराज का नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया और अमेरिका का नहीं बोल रहा हूँ, अर्थ का भी नहीं बोल रहा हूँ, मार्स का भी नहीं बोल रहा हूँ, जुपिटर का भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरेज, सबका मिलाकर। तो बच्चों एवरेज टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स 2.4 केल्विन, 2.4 केल्विन आ गया है, -271 डिग्री के आसपास। कितना? -271 डिग्री के पास। अभी और घटेगा तो 1 केल्विन आएगा, और घटेगा 0 आएगा, तो जहाँ से चले थे फिर वही हो जाएगा। फिर देखते देखते सारे लोग जल जाएंगे, सारा मटेरियल समाप्त हो जाएगा, फिर 10⁻39 टेम्परेचर जाएगा, फिर ये घटना होगी। इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी।
यही है। लोगों को ये लग रहा था कि ये सही है, ऐसा ही हुआ होगा। तो बच्चों इसका हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो जब हमें स्टडी करना पड़ेगा तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था पहले। आप लोग तब बच्चे थे, 9th में पढ़ रहे होंगे, 6 में। तो उसका नाम था सर्न एक्सपेरिमेंट। सर्न एक्सपेरिमेंट। उसमें हमारे इंडिया के भी कई लोग थे, बहुत सारे कंट्री के लोग थे, और वो जानना चाह रहे थे कि क्या ये घटना सही है। अब ये घटना सही है तो इसे कौन बताएगा? उस समय का कोई आदमी पकड़ में आएगा? कोई नहीं मिलेगा ना। उस समय तो आदमी था ही नहीं, तो कौन बताएगा? तब उस समय आदमी नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। जितने भी पार्टिकल हैं सबसे ज़्यादा लाइफ प्रोटॉन का होता है। और प्रोटॉन का लाइफ कितना होता है? 10⁻39 सेकंड। कितना? 10⁻39 सेकंड। और उस प्रोटॉन को निकाल कर हम रेजोनेंस मेथड तमाम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से उसको कई फेज से पास करेंगे और हम जानेंगे कि ये प्रोटॉन किस किस कंडीशन से होकर आया है। तब हमें ये पता चलेगा कि क्या ये प्रोटॉन पहले हाई टेम्परेचर पे था और हाई टेम्परेचर पे था, उसको हम जानना चाहते थे। इसलिए एटम को तोड़ना था। प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। तो हमें न्यूक्लियस को तोड़ना था, और न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो न्यूक्लियर बम वाला केस हुआ कि नहीं? इतनी सारी एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए बहुत बड़ी सुरंग बनाई गई थी अर्थ के अंदर, बहुत बड़ी सुरंग। और उसके अंदर हमें साइक्लोट्रॉन कॉन्सेप्ट से एटम को तोड़ना था। तोड़ने की तैयारी हो गई थी। जिस दिन तोड़ने की तैयारी थी कि इस दिन इसको तोड़ा जाएगा, सारे लोग डर रहे थे कि अर्थ का ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, दुनिया नहीं रहेगी, पलट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते जो कल होना है आज ही हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। उनको ज्ञान है, ज्ञान की तलाश है, उसका सर्च है, उनको करना है, करेंगे। कभी कभी देखिए समुद्र में इतनी बड़ी लहरें उठती हैं, तो समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं? उसके अंदर बम का एक्सप्लोजन होता है। हम बड़े बड़े बम ले जाके ब्लास्ट करते हैं और उसका एनर्जी चेक करते हैं कि ये काम करेगा। दूसरे कंट्री पे जब फेंकेंगे तो वो वहाँ के लोग रहेंगे कि चले जाएंगे, वो चेक करते हैं। तो इसलिए वो बड़े बड़े बम का वहाँ पे प्रैक्टिकल कराते हैं, ब्लास्ट करते हैं, और उसकी एनर्जी होती है जो साइक्लोन बन के आती है, और हज़ारों लोग मर जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है साइंस, ये है रिसर्च। तो रिसर्च करो, लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ नहीं। फिर आएगा कोरोना, फिर समस्याएं आएंगी। तो बच्चों ये रिसर्च होते रहते हैं। तो वैसे वो रिसर्च कर रहे थे, बोले अर्थ रहे चाहे ना रहे, हमें तो रिसर्च करना है, हमें तो काम करना है। तब तक एक नोबेल प्राइज़ पा गए फिजिकिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उनको प्राइज़ क्या मिला? नोबेल प्राइज़। उन्होंने कहा कि स्टार का टेम्परेचर घट रहा है। इसी बात का नोबेल प्राइज़ है। स्टार का टेम्परेचर घट रहा है, कुछ दिनों में स्टार टूट जाएंगे। कुछ स्टार टूट रहे हैं, कुछ और टूट जाएंगे। टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टेम्परेचर घटता जाएगा, टूटते जाएंगे, टेम्परेचर घटता जाएगा, एनर्जी घटता जाएगा। एक दिन आएगा जब टेम्परेचर फिर से 0 केल्विन होगा और पूरा अंधेरा छा जाएगा। अब तो नोबेल प्राइज़ मिल गया, अब तो सही हो गया। अब इनको प्रैक्टिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस थ्योरी को हम क्या मानते हैं? सही मानते हैं। बच्चों ये घटना होगा। अब कब होगा? बहुत दिन बाद तो होगा। टेम्परेचर तो घट ही रहा है। अब आपको इतना बता दिया, अब आप लोग चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। कहाँ टेम्परेचर जाएगा? 0 केल्विन पर। फिर ये सब विनाश हो जाएगा। सारे लोग चिंतित हो गए। तो जो दूसरे कंट्री के लोग थे, इंडिया के लोगों से पूछे कि इंडिया के लोग, तुम लोग ये बताओ, तुम लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं करते हो? सारा वर्ल्ड का लोग इसको प्रैक्टिकल कर रहा है, परेशान है, और तुम लोग करते ही नहीं हो। तो इंडिया के लोगों ने कहा क्या मतलब है, इतना पैसा बर्बाद कर दिए, अगर हमको दिए होते तो हम लोग फ्लैट बना लेते और रहते आराम से। बोले अरे जब दुनिया रहेगा तब रहोगे ना। बोले दुनिया बताओ कैसे जाएगा? तो लोग बोले 0 केल्विन आ जाएगा। बोले तो तुम 0 को ढूंढ रहे हो ना, 0 किसने बनाया है? बोले तुम ही लोग बनाए थे। तो बोले जब हम ही लोग बनाए तो हम क्यों प्रैक्टिकल करें? भाई तुम्हें नहीं बनाया, तुम प्रैक्टिकल करो। तो बोले हम ही लोग बनाए ना 0, और तुम 0 को ढूंढ रहे हो। बोले अच्छा चलो बताओ 0 कैसे आएगा। अब बताओ घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, 10⁻⁻10 होगा।
जीरो है? ये जीरो है? नहीं है। और घटाओ, 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 10 होगा, जीरो है? बोले तब जीरो कैसे आएगा? तो बोला अरे 10 टू पावर माइनस इन्फिनिटी कर दो। बोला कि इन्फिनिटी क्या है पहले तुम बता दो। बोले इन्फिनिटी जो होता नहीं, तो जब वो होता नहीं तो जीरो आता नहीं। जब इन्फिनिटी है नहीं तो जीरो कैसे आएगा? तो बोला इसलिए बच्चों सब लोग खुश रहो, जीरो आने होने वाला नहीं है। समझे? तो घटते घटते जीरो पे जाएगा, कब जाएगा, क्या होगा, अब उसकी चिंता नहीं करना है। बस इतनी छोटी सी बात मेरे को बताना था कि जीरो केल्विन कौन सा टेम्परेचर है, जिस पे सब कुछ जीरो हो जाए। और जब जीरो केल्विन होगा तब क्या होगा, पूरी मैटर किस में बदलेगी, एनर्जी में। और ये कभी हुआ होगा, उसको लेकर यहाँ तक हम फिजिक्स में मानते हैं। अब आगे बढ़ें, ये तो बात हो गई एब्सोल्यूट जीरो। अब बच्चों फिर आगे बढ़ाता हूँ। टेम्परेचर कैसा पैरामीटर है? रिलेशनल पैरामीटर। अब आप इसे लिखोगे, इस पे हमारा सिलेबस जाएगा, उस पे हमें नहीं पढ़ना, वो बड़ा हाइपोथेट, बड़ा उस पर रिसर्च वर्क है, वी आर नॉट डूइंग दैट, उसे यहाँ पढ़ें आप। रिलेशनल पैरामीटर, रिलेशनल पैरामीटर। हाँ बच्चों, एक बात यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मेजर किया है और मिनिमम टेम्परेचर कितना मेजर किया है। ये कभी कभी पूछ लेता है, टीचर लोग पूछ लेते हैं। आज तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर किया गया, वो मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर किया था 1974 में, और जापान के लेबोरेटरी में। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया है टी मैक्सिमम, ये लगभग 10 टू पावर 8 केल्विन। सन के कोर का टेम्परेचर होता है 10 टू पावर 7। हम उससे ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ पे रिकॉर्ड कर लिए कि नहीं? और देखो चाइना ने सन बना लिया, तो हम भी सन बनाएंगे क्योंकि हम टेम्परेचर उससे ज़्यादा मेजर कर चुके हैं। तो 10 टू पावर 8 केल्विन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेजर हुआ 1974 में जापान के लेबोरेटरी में। और कहाँ? न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चों सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिला था, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो इत्तेफाक, उसी लेबोरेटरी में 16 साल बाद 1990 में मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और ये टेम्परेचर मिनिमम, ये इत्तेफाक, वो भी -8 केल्विन। कितना फिजिक्स में सिमेट्री है, मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना। -8 केल्विन तक हमने रिकॉर्ड किया है, यहाँ तक का टेम्परेचर हम ला चुके हैं। और ये -8 केल्विन टेम्परेचर कहाँ होता है? वो अभी न्यूक्लियस के अंदर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर कूलिंग स्पिन। जो न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो न्यूक्लियंस हैं, वो स्पिन करते हैं। जब स्पिन करते हैं तो टेम्परेचर घटता है। एटम इक्विलिब्रियम में है, एटम का इलेक्ट्रॉन घूमता रहता, अंदर न्यूक्लियन घूमता रहता। इलेक्ट्रॉन घूमता तो टेम्परेचर बढ़ाता और न्यूक्लियन घूमता तो घटाता, और ऐसा घटाता बढ़ाता कि टेम्परेचर हरदम नहीं बदलता। ये बच्चों, ये नेचर की इंजीनियरिंग है, नेचर की। वहाँ तक समझना बड़ा मुश्किल है। हरदम एटम, कोई भी मटेरियल में देखो, कभी रुकता है वो? सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फर्मियान, थर्मियान जितने भी हैं, उसके ओसान, मेसान, बेसान सब चलते रहते हैं, लेकिन सब कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं पे टेम्परेचर घट रहा है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड की, और ये पूछा जाता है कहाँ पर, ये आपको आना चाहिए, और ये है न्यूक्लियर कूलिंग। न्यूक्लियर कूलिंग और आगे स्पिन, स्पिन कूलिंग, कूलिंग स्पिन दोनों लिख सकते हैं, कूलिंग स्पिन। तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर मेजर किया हुआ है, मैक्सिमम वो, मिनिमम ये। इसके बीच में टेम्परेचर बहुत सारे रिकॉर्ड हुए, ना तो उससे ज़्यादा अभी तक मैंने रिकॉर्ड कर पाया है टिल डेट, और ना तो इससे कम। तो बच्चों, ये आपके
NCERT वाले पेपर में इसका वैल्यू लिखा हुआ है, तो वो जानना था आपको। अब चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। रिलेशनल पैरामीटर, रिलेशनल पैरामीटर टेम्परेचर है। इसकी वजह से हम लोगों ने डिफिनीशन लिखा है कि टेम्परेचर क्या है। तो बच्चों टेम्परेचर का डिफिनीशन क्या है, पूरे देश में यही सब जानते हैं। छोटे से बच्चे क्लास 6 से लेकर अप टू PG लेवल तक टेम्परेचर की एक ही डिफिनीशन लिखा है। गूगल पे भी में देखोगे तो वही मिलेगा। क्या मिलेगा? टेम्परेचर क्या बताया गया है लोगों ने? इट मेज़र, टेम्परेचर को क्या बताया? इट मेज़र हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। बच्चों यही आपको पता है कि नहीं? मालूम था कि नहीं? इट मेजर हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। तो अगर वो हार्डनेस और कोल्डनेस बता रहा ना, तो फिर वो रिलेटिव हो गया। हम फील कर रहे हैं तो रिलेटिव हो गया। कैसे फील कर रहे हैं समझाता हूँ। रिलेटिव कैसे है? अब रिलेटिव है तो कैसे है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों इस कंटेनर में मैंने 2 कंटेनर लिया, समझाने के लिए बात चल रही है, समझ आ जाए थोड़ा सा। एक कंटेनर यहाँ पे है और बच्चों एक कंटेनर और ले लेते हैं। एक कंटेनर इसे कॉपी कर लो। ये पेस्ट, देखो एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर हम अभी बना देते हैं। ये 2 कंटेनर हो गया। इसमें मैंने पानी रखा है, कोई रेफरेंस से मेज़र किया तो बच्चों इसमें जो पानी रखा है ना मैंने, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और इसमें जो पानी रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये पानी रखा है। एक में 2 डिग्री का पानी, एक में 50 डिग्री का पानी। और यहाँ पर हमने एक बॉडी और रखा है और उसी के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाए तो 20 डिग्री है, ये बॉडी है। एक लोगों को मैंने बोला चलो हाथ डाल के इसमें बैठो, एक लोग इसमें हाथ डाल के बैठे थे, एक लोग इसमें हाथ डाल के बैठे थे। थोड़ी देर बाद इनसे मैंने बोला कि तुम इसको टच करो, तो जैसे ये टच किया तो क्या बोलेगा? इट इज़ वेरी हॉट। क्या बोलेगा? इट इज़ वेरी हॉट, ये बोला। मैंने इससे बोला कि चलो तुम निकाल के टच करो, तो बोला इट इज़ वेरी कोल्ड। अब बताओ, एक बॉडी उसको हॉट लग रहा और उसको कोल्ड लग रहा है, इसका मतलब रिलेटिव हो गया कि नहीं? यही रिलेटिव है कि हम किसी को मेज़र करेंगे तो कहाँ पे हैं उसके रिस्पेक्ट में, और जब किसी के रिस्पेक्ट में मेज़र करके आपको समझ आए, फील हो, बताओ, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेशनल, उसी को कहते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव पैरामीटर समझ आया, इसलिए बोलते हैं। अब बच्चों रिलेटिव क्यों समझाना था, ये एग्जाम्पल दिया आपके, थोड़ा फीलिंग चीज़ें दिमाग में सेट हों। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, वो भी सुन लो। एक ये मान लीजिए कि ये कोई हॉल है, यहाँ पे कमरा है और इसका टेम्परेचर मैंने 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया है और ये एयर कंडीशन रूम है। एयर कंडीशन रूम का मतलब समझते हैं क्या? ये जैसे एसी लगा है, ये सब नकली एसी है। देखो इधर को ठंडा लगता है बोलते पंखा बंद करो, इधर को गर्म लगता बोलते पंखा चलाओ। हाँ, ये एसी है, एयर कंडीशन इसे नहीं कहते। एयर कंडीशन का मतलब ऐसा कमरा जिसमें जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सबका टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर के बराबर हो। अगर ये एसी की मैं बात करता, एयर कंडीशन रूम की बात करता, तो अगर एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री तो आपके बैग का भी टेम्परेचर 20 डिग्री, आपके हाथ का भी, ये स्किन का भी टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाता, कपड़े का भी 20 डिग्री हो जाता। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग, मैंने स्किन बोला ऊपर का, अंदर नहीं, अंदर हो जाएगा 20 डिग्री तो अस्पताल चले जाएंगे।
तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग है सबका टेम्परेचर एयर के बराबर हो जाए उसे कहते हैं एयर कंडीशन रूम। तो ये कौन सा रूम है? एयर कंडीशन रूम। इसमें एक कुर्सी यहाँ पे मैंने रखा था, एक कुर्सी यहाँ पे रखा था बच्चों। ये वाला कुर्सी मैंने लोहे का रखा है, आयरन, और ये वाला लकड़ी का कुर्सी है, वुड। 2 कुर्सी रखा है। एक को मैंने बुलाया, मैंने कहा तुम इस कमरे में आओ, तुम्हारे से कुछ बात करनी है। अब उस कमरे के अंदर घुसा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठंड, कमरा कांपते हुए आ रहा। बोला कि सर क्या है? मैंने बोला थोड़ी सी बात करनी है, बैठ जाओ कुर्सी पर। अब वो कुर्सी पे बैठने गया तो पहले वाले कुर्सी को टच किया, नहीं बैठा, इस वाले पे जाके बैठ गया। बोला कि सर क्या है? तो मैंने बोला कि पहली बात तो तुम ये बताओ कि आगे वाली कुर्सी पे क्यों नहीं बैठे? तो बोला कि सर ये ठंडा था, ये ठंडा लग रहा था। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला देखो उसमें मैंने एक टेम्परेचर गेज लगाया है, उसमें कितना टेम्परेचर है? तो बोला सर 4 डिग्री है। मैंने कहा तेरे कुर्सी पे ठंडा कम लग रहा था, उसमें भी टेम्परेचर गेज लगाया है, उसमें देखो कितना टेम्परेचर है? बोला 4 डिग्री। अब यहाँ भी 4 डिग्री, यहाँ भी 4 डिग्री, टेम्परेचर बराबर, लेकिन यहाँ पे उसको ठंडा लग रहा है और यहाँ पे ठंडा कम लग रहा है। तो फिर जब टेम्परेचर बराबर तो अलग अलग कोल्डनेस क्यों? हाँ, हमने तो अभी लिखा है ना कि टेम्परेचर क्या है? इट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो एट द सेम टेम्परेचर वाई डिफरेंट हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये कॉन्सेप्ट एक प्रॉब्लम आई कि नहीं कि सेम टेम्परेचर पे हॉटनेस और कोल्डनेस क्यों समझ आ रही है? तो बच्चों हॉटनेस और कोल्डनेस हमें समझ कैसे आता है? हमें हमारे बॉडी में हीट आएगा तो हमें हॉट लगेगा, और हमारे बॉडी से हीट जाएगा तो हमें कोल्ड लगेगा। एक ही टेम्परेचर पे मैंने 2 बॉडी को रखा, एक आयरन और एक लकड़ी, सेम टेम्परेचर पे है, और वही टेम्परेचर मेरा आयरन के लिए, वही टेम्परेचर मेरा लकड़ी के लिए। लेकिन जो आयरन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो हमारे बॉडी से उसमें हीट 100 कैलोरी पर सेकंड फ्लो कर गई तो मैं कांपने लगूंगा, और वही लकड़ी की थर्मल कंडक्टिविटी 10 है, तो हमारी बॉडी से केवल 10 कैलोरी निकलेगी, तो मेरे को ठंडा कम लगेगा। इसका मतलब हॉटनेस कोल्डनेस क्या है? टेम्परेचर मेजर करता है या टेम्परेचर है, या हॉटनेस कोल्डनेस बच्चों हीट फ्लो रेट है? तो हॉटनेस कोल्डनेस कैसे आता है? ड्यू टू हीट फ्लो रेट एट द सेम टेम्परेचर। तो किताब में लिखा है, सारे देश यही पढ़ता है जो लिखा हुआ है। देखो मैंने चेंज किया ना डिफिनीशन, हॉटनेस कोल्डनेस लिखा है, उसको नहीं बदलना, क्योंकि वही आपके गुरुजी भी पेपर में देंगे, उसी पे नंबर देंगे। गलत है तो गलत पे ही नंबर देंगे, लेकिन आपको तो फील होना चाहिए क्या है। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हॉटनेस कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ड्यू टू फ्लो रेट ऑफ हीट, ड्यू टू फ्लो रेट ऑफ हीट और थर्मल कंडक्टिविटी, और ड्यू टू थर्मल कंडक्टिविटी, और ड्यू टू थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी लिखा। तो हॉटनेस कोल्डनेस को हम ऐसा समझेंगे, और जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होगा जो भी बोल रहा हूँ, कि अलग अलग हीट फ्लो कर जाएगा सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर। आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों हम लोग सब सिंपल सी बात कर रहा था कि टेम्परेचर क्या है। अब इस टेम्परेचर के बेसिस पर जो हमें टेम्परेचर समझ आ रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, इसके बेसिस पर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो अगर टेम्परेचर, इसमें फिजिक्स का ब्रांच बनाया, एक ब्रांच बनी बच्चों क्रायोजेनिक ब्रांच। कौन ब्रांच? क्रायोजेनिक। अब पढ़ाई की बात शुरू हो रहा है। एक ब्रांच है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक माने लो टेम्परेचर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लेस दैन 78 केल्विन। कितना? लेस दैन 7। ये 78 केल्विन है क्या? ये कहाँ से पा गए हैं? बाज़ार से लाए। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन है। क्या है?
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन गैस जो बॉयल करता है ना वो 78 केल्विन पे कर जाता है, वो बॉयल कर जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इसका रेफरेंस है। 78 केल्विन से कम टेम्परेचर है तो उस पार्ट को हम कहते हैं क्रायोजेनिक। दूसरा आता है पायरोमेट्री। पायरोमेट्री एक फिजिक्स की ये ब्रांच है, पायरोमेट्री, पायरोमीटर, पायरोमेट्री। और ये बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है और तब हम पढ़ते हैं जब 1000 केल्विन से ज़्यादा हो जाए। 1000 या 1000 केल्विन से ज़्यादा ऐसे हो जाए। ये पायरोमेट्री में 1000 केल्विन क्या है? दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड। गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन होता है, वही रेफरेंस बना है। तो एक ब्रांच है क्रायोजेनिक, एक ब्रांच है पायरोमेट्री। एक ब्रांच इसके बीच में आएगा जो आपका सिलेबस है छोटे बच्चों का, उसको कहते हैं थर्मोमेट्री। और ये आपका पहला चैप्टर है थर्मोमेट्री। ये थर्मोमेट्री आपको पढ़ना है। थर्मोमेट्री में टेम्परेचर रेंज रन फ्रॉम 78 केल्विन से लेकर 1000 केल्विन, ऐसे ऐसे, इससे ज़्यादा और इससे कम। समझ आई बात? ये बच्चों ये हमारा थर्मोमेट्री है। तो हम अब किस ब्रांच को पढ़ेंगे? ना तो पढ़ेंगे क्रायोजेनिक, ना तो पढ़ेंगे पायरोमेट्री। जानेंगे सब, मेजरमेंट करने का डिवाइस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन फोकस कहाँ होगा? थर्मोमेट्री पर। अब बच्चों थर्मोमेट्री शुरू करें। थर्मोमेट्री, थर्म क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी मैटर का जो टेम्परेचर के साथ बदल जाए, उसे बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं थर्मोमेट्री की बात करने। थर्मोमेट्री में सबसे पहले एक लोग थे, उनका नाम था सेल्सियस। उनके दिमाग में आया कि हम टेम्परेचर को जानें। तो टेम्परेचर को जानने के लिए जितने लोग उस समय उनके कांटेक्ट में थे साइंस जानने वाले, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया। बोला कि तुम लोग ज़रा ढूंढो मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो उन्होंने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम लिया। बच्चों यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ज़रा लिख लें। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये नोटेशन है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इनवर्स। ये इनवर्स डिपेंड करती है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ गैस, P बराबर A log T प्लस B, ये log पे डिपेंड करती है वेपर प्रेशर। ऐसे बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करती है। ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। एक और लिख देता हूँ, थर्मो EMF, थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, ये भी डिपेंड करता है अल्फ़ा T स्क्वायर प्लस बीटा T, ये पैराबोलिक डिपेंड करता है। तो आपके सिलेबस में जो आने वाले हैं
मैं लगभग वो लिख दिया हूँ, जो ज़रूरत पड़ेगा इंटायर 11th-12th सिलेबस। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों इतनी प्रॉपर्टी लोगों ने बताया। सेल्सियस को बोला सेल्सियस जी ये ऐसे डिपेंड करता, ये ऐसे डिपेंड करता, ये ऐसे डिपेंड करता। तो बोले कि देखो भाई, जो सबसे सिंपल हो वो बताओ। तो सबसे सिंपल इसमें कौन है? ये वाला, ये वाला सबसे सिंपल माने लीनियर। तो उन्होंने इसको सेलेक्ट किया, बोला कि तुम लोग बस इस प्रॉपर्टी को लो। तो मेरे को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच वेरी लीनियरली विथ टेम्परेचर। बोला बस इसको ले लो। तो मेरा आगे जब बढ़ा, इसके आगे बढ़ा, तो जो मेरे को लेना है, तो बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक्स, ये लिखा वेरी लीनियरली विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर में टेम्परेचर को थीटा लिखा, टी भी लिख सकते हैं, मैंने थीटा लिख दिया। मेरा नोटेशन अपना है। जब आप सवाल लगाएं तो ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है। तो मैंने टेम्परेचर को थीटा लिखा है। तो बच्चों वेरी लीनियरली इसका मतलब यक्स बराबर क्या हुआ? अल्फ़ा थीटा प्लस बीटा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कांस्टेंट है। इक्वेशन बन के तैयार। तो लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें बच्चों किसी टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी या किसी प्रॉपर्टी का टेम्परेचर जानना है, तो अल्फ़ा और बीटा तो पता होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा क्या है? अननोन। अब अगर दो अननोन है तो कम से कम आपको दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन चाहिए तो वो इक्वेशन माने हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब नोन, नोन माने दो चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब सारे लोग परेशान हैं कि क्या लिया जाए, कौन सा एग्जाम्पल लिया जाए, कौन सा एग्जाम्पल लिया जाए। तब सेल्सियस ने बोला कि देखो पहले तो वो एग्जाम्पल लेना जो सबको समझ आए, क्योंकि हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। फिज़िक्स इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, ये कोई एक कंट्री का सब्जेक्ट नहीं है कि अकबर जहाँ के थे उन्हीं की कहानी पढ़ी जाएगी। यहाँ अकबर की कहानी पढ़ते हैं, अमेरिका में किसी और की पढ़ते होंगे, लेकिन फिज़िक्स में जो यहाँ पढ़ेंगे वही वहाँ भी पढ़ेंगे। फिज़िक्स में जो यहाँ पढ़ेंगे वही नेपाल में भी पढ़ेंगे। मतलब इंटरनेशनल सब्जेक्ट है ये। तो बोले कि ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जो सबको पता हो, सब जानते हो। तो लोग ढूंढे कि क्या ऐसा हो सकता है जो सबको पता हो। तो समझ आ गया, क्या? जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। मतलब जहाँ पे भी लाइफ है वो पानी को तो ज़रूर जानता होगा। तो बोला कि पानी सबसे अच्छा है, ले लो, उसे सब जानता है। पानी ले लिया। अब पानी में दो नोन चीज़ पता करना चाहिए, दो। अब पानी का स्टेज, तो पानी का एक स्टेज है कि जिसके नीचे वो सॉलिड हो जाता, और एक स्टेज है कि उसके ऊपर वो गैस हो जाता। बोला मिल गया, मिल गया। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आइस बन जाए उसे बोलते आइस पॉइंट, और एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे स्टीम बन जाए उसे कहते स्टीम पॉइंट। तो बताइए दो नोन पैरामीटर मिला कि नहीं? जब आइस, जहाँ पे आइस बन रहा हो उस टेम्परेचर को क्या माना? जीरो। सेल्सियस ने कहा कि ये जीरो है। और जहाँ पे वो स्टीम बन रहा हो उसे उन्होंने माना 100। और तब से लेके आज तक सारी पब्लिक उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानने लगी। उन्होंने सिंपल ऐसे ही मान लिया। बोला कि जहाँ आइस बने वो 0 है और जहाँ स्टीम बने वो 100 है। बच्चों सेल्सियस ने ये दो चीज़ माना। अब उसी को मैं लिखूँगा। मैंने एग्ज़ाम्पल किसका लिया? वाटर। ये एग्ज़ाम्पल लिया। वाटर में कौन से दो नोन? एक आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट। तो बच्चों वाटर के लिए आइस पॉइंट, जिस पे आइस बने वो 0 हो गया, और जिस पे स्टीम बने, स्टीम पॉइंट सेल्सियस ने लिया, वो 100 हो गया।
अब सेल्सियस है तो इनका नाम भी लिख सकते हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्सियस। उनके सम्मान में उनका नाम लिख दिया अकॉर्डिंग टू सेल्सियस, सेल्सियस के हिसाब से लिया है। अब बच्चों ने 0 और 100 ऐसे बताया, बोला कि बस तुम लोग आज से जब आइस जमे तो 0 ले लो, जब स्टीम बने तो 100 ले लो, अब उसके बीच में जो है वो समझ लो। जहाँ कुछ नहीं था कुछ तो पकड़ में आया। अब इसके बाद फिर लोगों ने कहा कैसे समझा जाए, तो बोले कि कैलकुलेशन करो। बच्चों कैलकुलेशन देखो, आप देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्परेचर और यहाँ पे मैं लिखूँगा बच्चों प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है सुनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने लेंथ ले लिया, कोई मटेरियल लिया, उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। तो 0 डिग्री पे मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, 0 डिग्री पे 10 सेंटीमीटर है। जब आइस बन रहा था तो 10 सेंटीमीटर था, और वही जब स्टीम बनने लगा तो उसका लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गया। तो मैंने देखा कि 0 डिग्री है तो 10 सेंटीमीटर और 100 डिग्री है तो 15। अब पता चला किसी जगह रखें तो 12 सेंटीमीटर लेंथ मिल रही है, तो 12 सेंटीमीटर मिल रही है तो वहाँ का टेम्परेचर समझ सकेंगे कि नहीं? तब समझ जाएंगे यूनिटी मेथड से कि 10 सेंटीमीटर माने 0 डिग्री, 15 सेंटीमीटर माने 100 डिग्री, तो 12 सेंटीमीटर तो कितना टेम्परेचर निकाल लेंगे। बस यही अंदाज़ा, यही कैलकुलेशन का टेक्निक सेल्सियस के दिमाग में आया। बोला ऐसे ही हम लोग पता कर लेंगे। तो बच्चों उन्होंने ऐसे कुछ लिखवाया। टेम्परेचर मैं लिख रहा हूँ 0, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिख रहा हूँ x0। अब बताओ x0 बराबर क्या होगा? अल्फ़ा, थीटा की जगह 0, वो इक्वेशन कहाँ गया? ऊपर लिखा था अल्फ़ा थीटा प्लस बीटा। बच्चों एक इक्वेशन आया। दूसरा, ये दो नोन है, एक आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट, ये आइस पॉइंट पे लिया, और दूसरा कौन पॉइंट बताया था? स्टीम पॉइंट, ये स्टीम पॉइंट बताया। इसको टेम्परेचर 100 लिया और यहाँ प्रॉपर्टी x100। तो बच्चों क्या लिखोगे? x100 बराबर अल्फ़ा इंटू 100 और प्लस बीटा, नंबर 2 आया। अब कोई टेम्परेचर थीटा है और वहाँ पे लेंथ हमने x थीटा लिया और ये अननोन है, इसी को हमें जानना है। तब क्या लिखोगे? x थीटा बराबर अल्फ़ा थीटा प्लस बीटा। बच्चों ये 3 इक्वेशन आया। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए ऐसे लिख रहा हूँ, x थीटा माइनस x नॉट या 0 अपान x100 माइनस x0। आगे बताओ बच्चों, उस साइड में सब बताएंगे। x थीटा में x नॉट जब माइनस करोगे तो बीटा बीटा कट जाएगा ना, अल्फ़ा कामन हो जाएगा और थीटा माइनस 0 हो जाएगा। और x100 में x नॉट माइनस करोगे तो बच्चों इसमें ये माइनस करोगे तो अल्फ़ा और 100 माइनस 0 आ जाएगा, सही है। और बीटा बीटा घट जाएगा और अल्फ़ा अल्फ़ा उड़ जाएगा यहाँ से। अब क्या आया? थीटा माइनस 0 अपान 100 माइनस 0 बराबर x थीटा माइनस x नॉट अपान x100 माइनस x नॉट। ये बच्चों ये इक्वेशन आया। अब आप हमें बताओ ना, इसमें थीटा की वैल्यू कितना होगा? बच्चों ये 0 का क्या मतलब है? 0 तो बेकार है। थीटा बराबर क्या लिखोगे? हियर थीटा इक्वल टू प्रॉपर्टी x थीटा माइनस x0 अपान x100 माइनस x0 इंटू 100। इसे आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं? क्लास 9 से लेकर 11 तक पढ़े ही होंगे। अब हम इस पे एक सवाल देते हैं। बच्चों एक काम हुआ, सेल्सियस ने एक काम आपको बताया कि चलो थोड़ी देर सवाल ही लगा लो। अब एक सवाल लगाते हैं, हटाओ इसे। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्पीड ठीक रखेंगे और बहुत ध्यान समझते रहेंगे। आपको जो भी आप पढ़ेंगे ना, आपको कभी जीवन में रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। जो पढ़ा दूंगा ना वो लाइफ तक याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाओगे।
अब यहाँ से एक हम न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं, एक सवाल लेने जा रहे हैं। सब तैयार बच्चों? हाँ, थोड़ा तेज़ करो, स्पीड करो। हो गया होगा। हम एक सवाल लिखते हैं, आप एक दो सवाल ज़रा लगा लो, तब फिर और आगे बढ़ाएं। बच्चों क्वेश्चन लिखा गया, इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 5 ohm and at 100 degree centigrade is 9 ohm, then find temperature at which resistance of wire become 7.5 ohm। रुको बच्चों, 7.5 क्या? रुक जाओ, मैं 7 ओम कर दिया। लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 5 ओम। ये रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 9 ओम। देन फाइंड टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम 7 ओम। हाँ कितना? 50 डिग्री। हाँ 50 डिग्री। तो बच्चों अब इसका आंसर देखो, मैं निकालूंगा सलूशन। मेरे पास फार्मूला है ना, फार्मूला क्या है? थीटा बराबर, एक बार फार्मूला बच्चों पढ़ाओ जरा मेरे को। एक्स थीटा माइनस एक्स ज़ीरो अपान एक्स 100 माइनस एक्स ज़ीरो इंटू 100। वैल्यू लिखूँगा एक्स थीटा माने जो पूछा 7, 0 पे 5, 100 पे बच्चों 9, 0 पे 5 इंटू 100 ना। अब ये वैल्यू कितना आया? 2/4 इंटू 100। कैलकुलेशन करोगे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया। हो गया। सवाल लगाना समझ आया? नहीं समझ पाए क्या? दूसरा सवाल लगाओगे? लिखो, एक क्वेश्चन और कर लो। इफ़, दूसरा सवाल, इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ वायर at minus 10 degree centigrade is 6 ohm and at 125 degree centigrade is 12 ohm, 13 ohm, then find the temperature at which a resistance become 11 ohm, become 11 ohm।
बच्चों लोग, अब मैं इसका आंसर पूछ लूँ आप लोगों से। किसी ने आंसर निकाला? नहीं आया? इसका आंसर आया, आप बताइए। 105.5। चलिए, आप लोग कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं है। पहले आप उसको देखिए, मैं लगा देता हूँ कैसे आएगा। सुनो, आप लोगों ने सवाल को कैसे लगाया। बच्चों देखो, यहाँ समझाता हूँ। आपका जो फार्मूला था ना, एक्चुअल फार्मूला था, जो सही फार्मूला था, वो फार्मूला ये था कि थीटा माइनस 0 अपान 100 माइनस 0 बराबर एक्स थीटा माइनस एक्स 0 अपान एक्स 100 माइनस एक्स 0। ये फार्मूला असली था। हमने 0 को हटा दिया क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। अब इसका ये मतलब हुआ कि थीटा माइनस थीटा लो अपान थीटा अपर माइनस थीटा लो, ये 0 और 100 का एक लोअर पॉइंट 0 था और एक 100 क्या था, अपर। ये लिया था ना, तो यहाँ पे 0 की जगह एल हो गया और यहाँ पे भी एल हो गया, यहाँ पे यू हो गया, यहाँ थीटा हो गया। बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, एक्स थीटा माइनस एक्स एल अपान एक्स यू माइनस एक्स एल। फिर क्या लिखेंगे, थीटा माइनस थीटा एल बराबर एक्स थीटा माइनस एक्स एल अपान एक्स यू माइनस एक्स एल, और फिर लिखोगे थीटा यू माइनस थीटा एल। ये आपका अब सही क्वेश्चन आया। ये क्या है, जो थीटा पूछा है, और ये क्या है, थीटा जो गिवन है लो टेम्परेचर विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, and x theta is the property at which asked what will be temperature, and xl is the property given at low temperature, xu is property at upper temperature। तो रिगार्डिंग टू दिस आपको वैल्यू रखनी है। बच्चों थीटा माइनस थीटा एल, व्हाट इज द लो टेम्परेचर इन दिस क्वेश्चन, -10 इज हियर, बराबर व्हाट प्रॉपर्टी हैज थीटा, दिस इज 11 ओम एंड लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज 6 ओम, upper temperature resistance is 13 ohm, low temperature is again 6 ohm, right बच्चों, and theta upper is now here given 125 degree and minus there is minus 10 degree, right। ये हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ पे लिखा गया थीटा प्लस 10, नेक्स्ट वन ये आया 5 और यहाँ पे 7 आएगा, क्या 7 आएगा, इनटू इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी गेट 135, सही है। अब बच्चों यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिलनी है। अब थीटा की वैल्यू जब आप लिखोगे ना तो आ जाएगा 5 इंटू 135 अपान 7 माइनस 10। कंप्लीट कर लेना, जो आएगा लिख लेना। समझ आया कैसे निकालेंगे सवाल, ऐसे लगेगा। देखो असली फार्मूला ये छिपा हुआ था, अभी निकाला है, इस वाले से आएगा। अब एक सवाल मैंने आपको दिया है होमवर्क, ऐसे नोट करिए, घर पे लगाना, फिर एक क्वेश्चन अभी लगाना, तब कुछ अगली बात शुरू कर दें, इससे आगे चलें। तब बच्चों कोई लाइन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब सिलेक्शन अच्छे रिजल्ट और अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो एकदम से, और अच्छे स्टूडेंट हैं आप, तो हमेशा अपने आप पे फोकस करो। नहीं समझ आया तो फिर पूछा जाए, फिर डिस्कस किया जाए। फिजिक्स से डिस्कशन का सब्जेक्ट ही है। आप जितना इस पर डिस्कस करोगे उतना प्योरिटी बढ़ेगी, उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा रैंक आएगा। लॉजिकल अप्रोच अगर सेल्सियस के मन में था तो आपके भी मन में आएगा। तो बस अपने पे फोकस करो कि हम समझ गए, ऐसा ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। तो एनीवे चलिए, ये सवाल तो हो ही गया। इसमें ऐसा कोई सवाल आएगा तो मुश्किल नहीं, झटपट लगा लोगे। एक सवाल जब आप इसे लिख रहे थे तो मैं उधर भी लिख रहा था। अब उसको आपको होमवर्क बना के दे रहे हैं, जब कल आप लोग क्लास में आएंगे तो पूछूंगा।
अगले क्लास में जब इसका रहेगा। बच्चों मैं उधर वाला पार्ट को हटा सकता हूँ। चलिए देखो इस क्वेश्चन को देखो, नहीं इधर ये लिखा हुआ। मैंने 2 स्केल बनाया, जैसे सेल्सियस ने बनाया वैसे आप लोग अपना अपना नाम लिख के बना सकते हैं। वो राम स्केल, ये श्याम स्केल, ऐसे मान लो कोई भी स्केल बना ले। अब मैंने लिखा है स्केल x, कोई नाम है। आइस पॉइंट मैंने -125 लिख दिया, स्टीम पॉइंट मैंने 375 लिख दिया। अब आइस पॉइंट जहाँ है वहाँ पे क्या लिखना है, -125, मतलब लोअर। अभी यही वाला सवाल है ना, उसी का डुप्लीकेसी हो रहा है उसी तरह का। और अपर पॉइंट 375 हो गया। वहाँ डिग्री सेंटीग्रेड था बच्चों, मैंने यहाँ x लिख दिया, क्योंकि स्केल जब सेल्सियस का होता तो C लगाते, और जब उनका है तो उनका नाम लिखेंगे ना जिनका है। ऐसे y स्केल में मैंने आइस पॉइंट दी और स्टीम पॉइंट दी, दोनों लिख दिया। आगे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन स्केल x विच इज़ डबल ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री y ऑन y स्केल। तो ये लिखा है ऑन y स्केल। ये आपको बच्चों घर पे लगाने का सवाल है। अभी आप इसमें कुछ नहीं सोचना, घर पे जाने के बाद कैलकुलेशन करके और मेरे से चेक ज़रूर कराना। तो लिखा है कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन स्केल x, इस स्केल पे वो टेम्परेचर बतानी है कि जो इस स्केल का जो भी टेम्परेचर होगा वो स्केल का टेम्परेचर क्या होगा, 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री का डबल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो वो वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा। तो स्टेटमेंट लिखा है वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन स्केल x विच इज डबल ऑफ टेम्परेचर कितना, 50 डिग्री ऑन y स्केल। 2 बार घर पे पढ़ेंगे, तीसरी बार सवाल लग जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन था। अब एक सवाल पर्सनलाइज क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से पूछूंगा, वो बता देंगे, तब मैं थर्मामीटर कौन कौन सा है उसको पढ़ाऊँ। ये क्वेश्चन पे अभी लिख के छोड़ दिया जाए ना, इसे घर पे लगाएंगे। लग जाएगा कि नहीं, आइडिया लग रहा है ना। हाँ ठीक है, नहीं लगेगा तो हम बताएंगे, आप पहले ट्राई तो करेंगे। और एक सवाल और बच्चों, जिन स्टूडेंट से मैं बोलूँगा ना उनको बताना है। टेम्परेचर थीटा बराबर a log k प्लस b। ये टेम्परेचर का इक्वेशन दिया है। इफ k at ice point equal to 2 and k at steam point equal to 8, then find temperature in degree centigrade। ये भी सब डिग्री सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एट वैल्यू ऑफ k बराबर 4, वैल्यू ऑफ k बराबर 4। तो लिखा है कि कोई टेम्परेचर का एक्सप्रेशन है थीटा बराबर a log k प्लस b। लिखा है कि k एट आइस पॉइंट 2 है, k एट स्टीम पॉइंट 108 है। तो पूछा है कि टेम्परेचर सेल्सियस में जब k बराबर 4 होगा। बच्चों जब हम आइस पॉइंट लेते हैं ना, उसको 0 हमेशा मानते हैं, और नहीं जब वो गलत रहेगा तो लिखा जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑलवेज आइस पॉइंट इज़ 0 एंड स्टीम पॉइंट टेकन एज 100। तो आप इसमें लगाइए, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है इस टाइप का सवाल। क्योंकि टीचर क्या करता है ना, आपका IQ लेवल टेस्ट करेगा, आपका कॉन्सेप्ट सेट करेगा, तो हमें कोई भी इक्वेशन हो लगाना आना चाहिए। तो ये लगा के जब आप हमें बता दोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। वो वाला सवाल नोट हो गया बच्चों? चलिए
इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूँ और सभी लोग लगाएंगे। शाबाश, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली राइट। आगे आंसर 50 डिग्री, तो 50 डिग्री सही होगा। अब मैं ज़रा एक बार लगाऊंगा और बच्चों लोग, आप सभी लोग जल्दी जल्दी देखिए। देखो 50 कई लोगों ने निकाला, कितने लोग निकाला ज़रा जान लूँ। कई लोग, सभी बच्चे निकाले हैं मैक्सिमम, इधर नीट के भी, उधर राइट, सभी लोग निकाले हैं। तो चलिए, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं निकाल पाए बच्चों, कम से कम 60-70 लोगों का आंसर आना चाहिए था एटलीस्ट। आप लोग ध्यान से चीज़ों को नहीं समझ पाए हो अभी भी। ठीक है, मैं लगाऊंगा, बोर्ड पे देखिए आप। पहले क्या लिखा है, थीटा किसका, आइस पॉइंट का। देखो मैं लिखूंगा, ध्यान देना, आइस पॉइंट का। तो आपको ऐसे लिखना था, कैसे लिखना था, लिख रहा हूँ। यहाँ 0 बराबर a log 2 और प्लस b इक्वेशन 1, बस ऐसे तो लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। अब इसके बाद बच्चों स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट भी आपको लिखना था भाई। बताओ, अब आप तो बता ही दो, 100a log 8 और प्लस b इक्वेशन 2 आ गया। अब बच्चों आपको जिस टेम्परेचर पे वो पूछ रहा, एज टेम्परेचर थीटा, नाउ थीटा इक्वल टू a log 4 और प्लस b, थर्ड इक्वेशन आ गया। समस्या है कि b हटाने का, और दिमाग में रखना है कि थीटा लाने का। b हटाना और थीटा लाना, उसके लिए ये काम करना होगा। क्या, जो हमारा अननोन है थीटा -0, जैसे कि ये थे, डिवाइडेड बाई 100 - 0, ऐसे ही पढ़ा था ना सेल्सियस को, बोलो ऐसे ही पढ़ा था ना। अब बच्चों इसमें से थीटा में से 0 माइनस करो तो b से b कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a log 4 माइनस log 2, नीचे क्या आएगा, b से b कट जाएगा। a log 100 वाले पे 8 है, 0 वाले पे log 2 है, a से a कट जाएगा। और देखो थीटा अपान 100 हो गया, log a माइनस log b, तो log a बाई b, तो log 4/2 अपान फिर log 8/2 बच्चों, फिर log 2 अपान log 4। स्पेशल मैथ लगाओ, log को log से उड़ा दो, ऐसे काट दो सीधे, log बिना log हो गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे थीटा बाई 100 बराबर क्या हुआ, 1/2, थीटा का मान 50। आंसर आ गया ये सवाल। अब मान लो पेपर में टीचर को देना होगा तो ये दे सकता है ना बच्चों को अपसेट करने के लिए। वो लाग देखेगा, के देखेगा तो उधर से तो आधा दिमाग उड़ जाएगा कि लाग वो कहाँ से आ गया टेम्परेचर में। तो कुछ भी बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग निडर रहते हैं कि लाओ कोई भी लाओ देखेंगे, लगा लेंगे। तो बच्चों अब यहाँ से तो आगे जाना है आपको। तो जो सेल्सियस के साथ में लोग थे वो लोग बोले कि सेल्सियस जी, आप ये जो कॉन्सेप्ट दिए हो
इससे टेम्परेचर तो आ तो जा रहा है, लेकिन ये वही लगा सकते हैं, बता सकते हैं जिनको मैथ आती हो, और जिनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है वो कैसे जानेंगे? सवाल लगाना ना आए तो वो कैसे जानेंगे? बोले तो सैसे बोले मतलब बोले कि अरे ऐसा कुछ चीज़ बना दो कि सारे लोग उसको देख के समझ जाएं। तो बोले कि मेजरिंग डिवाइस। बोले हाँ, और जितने मेजरिंग डिवाइस है उनका नाम मीटर है, चाहे वो एमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो। तो बोला कि यहाँ टेम्परेचर मेजर किया जाना है तो थर्म का मीटर। बोले नाम पड़ा थर्मामीटर। बोले चलो थर्मामीटर बनाया जाए। तो अगला पॉइंट क्या हुआ? थर्मामीटर बनाना। अब हम थर्मामीटर को बनाएंगे डायरेक्ट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब सवाल नहीं लगाएंगे, अब क्या बनाएंगे? थर्मामीटर। बच्चों यहाँ से मैंने लिखा थर्मामीटर। अब थर्मामीटर बनाएंगे, लेकिन उधर दूसरी मीटर चल रही है, उधर घड़ी वाला मीटर। चलो ये थर्मामीटर ये है। थर्मामीटर में जो पहला थर्मामीटर, थोड़ी सी बात शुरू करते हैं। तो पहला थर्मामीटर जो हम लोगों ने बनाया वो कौन सा थर्मामीटर है? लिक्विड कॉलम। कई थर्मामीटर बनाया, पहला क्या है? लिक्विड कॉलम थर्मामीटर। तो बच्चों लिक्विड कॉलम थर्मामीटर का ये डिवाइस है, इसमें जो पीले रंग का दिख रहा है वो लिक्विड है। कौन सा लिक्विड लें, ये सवाल है भाई, पूछेंगे ना कौन सा लें, क्यों लें। अब थर्मामीटर जो मैं डिज़ाइन किया हूँ, सबसे पहला तो ये बात है कि इसका जो ये बल्ब है, इसे क्या कहते हैं? बल्ब। पहले इसका नाम लिखने दो, ये बल्ब है। ये बल्ब सिलेंड्रिकल क्यों है? पहला सवाल। वाई बल्ब इज सिलेंड्रिकल, वाई नॉट स्फेरिकल? स्फेरिकल भी ले लेते हैं, स्फेरिकल तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारा चीज़ जब पढ़ाते हैं तो चार्ज गोला, ड्रॉप गोला, कोई चीज़ नहीं समझ आया गोला, तो हम तो सब गोले लगाते हैं पार्टिकल ऑर्टिकल का, तो वहाँ क्यों नहीं लगाया गोला? तो क्वेश्चन हुआ कि वाई बल्ब शेप, वाई सिलेंड्रिकल शेप ऑफ द बल्ब। पहला ये बात आता है, तब शुरू करेंगे। लिक्विड कॉलम थर्मामीटर पे जा रहे हैं। तो बच्चों सिलेंड्रिकल शेप क्यों है? सिलेंड्रिकल शेप ऑफ बल्ब क्यों है? वन क्वेश्चन, तरीका बता रहा हूँ। इसका काम क्या है? बॉडी का हीट जिसको भी मेजर करोगे उसमें से हीट इस लिक्विड में आ जाए। तो हीट लिक्विड में आ जाए, कब आ जाए? देर में आ जाए कि तुरंत आ जाए? तुरंत कब आएगा? जब हीट फ्लो तेज होगा कि स्लो? इसका मतलब हीट फ्लो रेट ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा हीट फ्लो रेट होगा उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मेरी बात जल्दी समझ में किसी बच्चे को आ जाए वही तो सेंसिटिव है, और कुछ को 20 बार समझाओ तो भी कन्फ्यूज, तो सेंसिटिव का उल्टा है वो। तो अब यहाँ पे बच्चों मैंने क्या कहा कि सेंसिटिविटी क्या है? कि हीट फ्लो रेट तेज हो जाए। तो हम यहाँ पे चाहते हैं हीट फ्लो रेट क्या होना चाहिए? ज़्यादा कि कम? मैक्सिमम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो बच्चों हीट फ्लो रेट का एक फार्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये फिक्स है, ये के फिक्स है, ये फिक्स है, सब फिक्स है। अब इसे मैक्सिमम होना चाहिए, तो फिर ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो फिर क्या बदलेगा? एरिया। इसका मतलब एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो बच्चों एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हम स्फेयर की बात करेंगे, फॉर स्फेयर, तो आप लोग को पता होगा ना स्फेयर का एरिया, मैंने पढ़ाया था कि सरफेस टेंशन का काम क्या है? टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। और वाई ड्रॉप बिकम स्फेरिकल? क्योंकि सरफेस एरिया को मिनिमम किया जाएगा। तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फेयर का। तो ये स्फेरिकल ये है, और ये है सिलेंड्रिकल। बच्चों ये सिलेंड्रिकल है,
तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, स्फेयर का कि सिलेंडर का। तो अगर इसका सरफेस एरिया बच्चों A1 है, A2 है, तो A1 कम है और A2 ज़्यादा है। अब आपको समझ आया कि वाई वी यूज सिलेंड्रिकल शेप। हाँ, तो एक लोग जब समझ लिए तो मेरे से पूछते हैं कि सर आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा अरे सरफेस एरिया ज़्यादा चाहता हूँ। तो बोले सरफेस एरिया ज़्यादा चाहते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया प्लेट का होता है, इसका मैक्सिमम सरफेस एरिया, ये मैक्सिमम सरफेस एरिया है। अगर इसका एरिया A3 है, A3, तो बच्चों फिर यहाँ पे A3 A2 से बड़ा है। तो अगर हमारा पर्पज़ है सरफेस एरिया ज़्यादा लेना, तो अब बताइए मेरे को लेना कौन चाहिए, A1 लेना चाहिए कि A2 की A3? A3 लेना चाहिए। लेकिन क्या A3 टाइप का कहीं थर्मामीटर में देखा है? तब A3 क्यों नहीं लिया? A3 लिया क्यों नहीं लिया? A3 ना लेने का वजह क्या है? वाई नॉट वी कंसीडर दिस वन? बिकॉज रीजन। बच्चों जो शार्प पॉइंट देखो, जब हम इस शेप को लेंगे, इस शेप को लेंगे, इस वाले को, तो यहाँ पे कोना बनेगा, कोना 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 कोना, और जहाँ जहाँ कोना वहाँ वहाँ कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोला? कोरोना। तो कोरोना नहीं जो आया था, इसका भी नाम कोरोना है। वहाँ पे रेडिएशन होता है, जहाँ पे भी कॉर्नर होगा ना वहाँ पे रेडिएशन बड़ा तेज होता है। तो जब रेडिएशन होगा तो जो एनर्जी यहाँ से जा रही थी लिक्विड में, तो लिक्विड में क्यों जाएगी? लिक्विड में जाने के पहले यहाँ चला गया श्यामू के घर, इधर चला गया, सब रेडिएट हो गया, तो सारी एनर्जी रेडिएट हो गया, लिक्विड में गया नहीं, तो टेम्परेचर किसका निकालेगा? तो वाई वी नॉट कंसीडर दिस टाइप ऑफ द ज्योमेट्री? बिकॉज इट हैव कॉर्नर, एंड एट द कॉर्नर देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, देयर विल बी रेडिएशन नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे रेडिएशन होगा, इसलिए एरिया तो ज़्यादा है, हीट तो ज़्यादा लेगा, लेकिन वो हीट ज़्यादा लेगा तो क्या करेगा? लिक्विड को देगा कि ज़्यादा लेके बाहर भेज देगा। और हमें क्या चाहिए? लिक्विड को मिले। तो लिक्विड को मिले तो फिर कौन सा ऑप्शन लेना है जिसमें पहली बात तो कोना ना हो, और सिलेंडर एक ऐसा ज्योमेट्री है जिसमें कोई कोना नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? सिलेंडर। तो वाई वी यूज सिलेंडर? देयर इज नो रेडिएशन और मोर सरफेस एरिया। तो सिलेंडर में क्या लिखना है? मोर सरफेस एरिया एंड नो रेडिएशन लॉस। तो सिलेंड्रिकल का आंसर क्या लिखोगे आप? मैंने लिखा था ना वाई नॉट, पता नहीं कहाँ लिखा था, ये लिखा था सिलेंड्रिकल शेप ऑफ बल्ब, ये है। तो उसका आंसर यहाँ बगल में लिखना। क्या लिखोगे? मोर सरफेस एरिया और नो रेडिएशन लॉस। इसका क्या लिखोगे? इसका क्या लिखोगे? बेकार है बॉडी क्योंकि सब है लॉस। तो लॉस वाला चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए इस वाले को नहीं लेना है। मेरी बात नहीं समझ आई? क्या समझ आया? बताओ सिलेंड्रिकल क्यों लिया? जल्दी से बताओ। बता रहे मोर रेडिएशन लॉस। अच्छा, नो रेडिएशन लॉस। हाँ, मेरे को मोर सुनाई पड़ा था। एक बार और बताओ, यहाँ लिखूँ मैं क्या? पहले मोर सरफेस एरिया, मोर फ्लो रेट ऑफ हीट, मोर फ्लो रेट ऑफ हीट, और लिखा है नो रेडिएशन लॉस। तो आइडियल कंडीशन ये है जो नीचे लिखा गया कि कोई रेडिएशन लॉस नहीं होगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सिलेंड्रिकल लेते हैं। बता, समझ में आया कि पहले हम ऐसा ही क्यों थर्मामीटर बनाया, दूसरे टाइप क्यों नहीं बना दिया? ये पहले समझना था। अब बच्चों इसमें लिक्विड लेना है। अब कौन सा लिक्विड लें? अगले क्लास में बताएंगे कौन सा लिक्विड लें। तो अगले क्लास का टॉपिक सुन लो क्या है? गैस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर होते हुए आप चले जाएंगे थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर पर। समझ गए? तो इसके आगे थर्मल एक्सपेंशन का चैप्टर है जो सबसे अच्छा चैप्टर है। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और ये क्लास ऐसे ही थर्मल की चलती रहेगी। अब जो IIT के लोग बैठे हैं, सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक खोल लें।
अभी है ना मेरी क्लास। हाँ अब वही वर्टिकल सर्किल ही था।